the ability to promote health measures that improve the standard of living and quality of life in the community. अब एनवायरनमेंट में आपका घर भी आ सकता है, घर के बाहर की गली भी आ सकते हैं, आपके पड़ोस भी आ सकता है, ये सारे एनवायरनमेंट है, ठीक है ना, क्लीन एंड नीट एनवायरनमेंट। और फिर वो सोशल एनवायरनमेंट भी है। सोशल एनवायरनमेंट भी है कि जो लोग आपके करीब ज्वार में रह रहे हैं, वो सोशल एनवायरनमेंट है आपका। एक फिजिकल एनवायरनमेंट है, एक बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आपके जितने भी दरख्त, जानवर, ये जितने भी आते हैं, ये आपके बायोलॉजिकल, वायरसेस, बैक्टीरियाज, और जो क्या कहते हैं, सोशल एनवायरनमेंट है, तो जितने लोग आपके करीब ज्वार में रहते हैं, ठीक है ना। फिजिकल एनवायरनमेंट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये सारी चीजें फिजिकल एनवायरनमेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज। अब डिजीज क्या है? Webster defined disease as a condition in which body health is impaired, a departure from a state of health, and alteration of the human body interrupting the performance of vital function। कि जब आपकी सेहत एम्पेयर हो जाती है और आप रूटीन में जो काम करते हैं वो आप नहीं कर सकते, द परफॉर्मेंस ऑफ वाइटल फंक्शंस इज इंटरप्टेड, तो फिर आप बीमार हो जाते हैं। और बीमारी के कुछ साइन सिम्टम होते हैं जो ऑब्जेक्टिवली भी बंदे को नजर आता है। वेलनेस में कभी भी आपको ऑब्जेक्टिवली नजर नहीं आते, ठीक है ना, वो सब्जेक्टिव फीलिंग होती है। The Oxford English Dictionary defines disease as a condition of the body or some part of organ of the body in which its functions are disturbed or deranged। ठीक है जी, कि इसके फंक्शन जब खराब हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते, तो उसको हम डिजीज कहते हैं। Ecological point of view, disease is defined as a maladjustment in the human organism to the environment that we have discussed already। The simplest definition is that disease is just the opposite of health, that is any deviation from normal functioning or state of complete physical or mental well-being। इसको कहते हैं distinction between disease, illness and sickness। The term disease literally means without ease, uneasiness, when something is wrong with your bodily function। Illness refers to the presence of a specific disease and also to the individual perception and behavior in response to the disease, as well as the impact of that disease on the psychosocial environment। तो ये illness है। कहते हैं मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा, ठीक है ना, मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा, मुझे बुखार है, ये है, वो है। refers to the presence of specific disease। हाँ, स्पेसिफिक डिजीज का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मुझे टीबी है, तो इलनेस is the presence of a specific disease and also to the individual perception, वो इसको किस तरीके से ले रहा है, और बिहेवियर उसका क्या है टू द डिजीज, as well as the impact of that disease on the psychosocial environment, और उसी डिजीज का साइकोसोशल एनवायरमेंट पे क्या असर है। मतलब आप एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार हैं, तो लोगों से आप नहीं मिल रहे, ठीक है ना। सिकनेस रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ सोशल डिस्फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एक औरत है और उसकी प्रेगनेंसी है, तो हम कहते हैं कि वो बीमार है। हमारे कल्चर में क्या है कि वो कहते हैं कि वो बीमार है, मतलब एक्चुअली वो बीमार नहीं है, लेकिन वो तो फिजियोलॉजिकल साइकिल जो फिजियोलॉजी है उसी तरीके से वो गुजर रही है ना, तो उसको हम सोशल डिस्फंक्शन कहते हैं कि नहीं ये बीमार है, इसको काम ना करने दे प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो सिकनेस है, उसको हम सिकनेस कहते हैं। अच्छा जी, डिजीज इज अ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल डिस्फंक्शन। Illness is a subjective state of the person who feels aware of not being well। ठीक है जी, कि मेरे गुर्दों में दर्द है, गुर्दों में पथरी है, मेरे सांस फूले, फेफड़ों में जो है ना मसला है, लंग्स में। Sickness is a state of social dysfunction that is role that the individual assumes when ill। sickness role, जैसे मैंने प्रेगनेंसी के एग्जांपल ली। अच्छा जी, theories of disease causation। A human disease results from an interaction of the host agent and environment। Disease causation is usually described in terms of four models: germ theory, epidemiological triad, wheel of causation, web of causation। ये है क्या बेसिकली? Germ theory of disease proposed by Robert Koch and Louis Pasteur। Every human being is caused by a microbe or germ which is specific for that disease, and one must be able to isolate the microbe from the diseased human being। Epidemiological triad, the best known but most dated model of
disease, communicable disease, is the epidemiological triad. According to this model, disease results from an interaction among host, agent and environment. होस्ट एजेंट एंड एनवायरमेंट, और बीच में फिर डिजीज डेवलप होती है। अगर इन तीनों में आपस में इंटरेक्शन होता है, पैथोजन ग्रोथ करता है, होस्ट ससेप्टेबल है, एनवायरमेंट अनहाइजीनिक है, तो ये ग्रोथ करेगा, उसमें दाखिल होगा, फर्दर प्रोलिफरेट करेगा और डिजीज जो है ना वो डेवलप होगी। तो ये इनका इंटरेक्शन है। Agent, causes of the disease, host, living thing, usually human being or animal, which are exposed to and harbor a disease. Environment, external factor that cause or allow disease transmission. The mere epidemiological triad, the mere presence of agent, host and environment factor is not sufficient to start the disease in man. Q, it is the interaction of these factors that is required to initiate the disease process in human being. Epidemiological triad example, ये टूथ डिके और गम डिजीज का दिया हुआ है। बैक्टीरिया इन फ्लेक्स, जो फ्लेक्स आपके दांतों में बने हुए हैं उसमें बैक्टीरिया मौजूद है, ग्रोथ कर रहा है। टीथ एंड गम्स, ठीक है जी। अब टीथ एंड गम्स में अगर फ्लेक्स बने हुए, आप उसकी सफाई नहीं कर रहे हैं, तो यू अलाउ द बैक्टीरिया टू प्रोलिफरेट, और फिर आप क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर शुगर भी आप ले रहे हैं। हाँ, आप उसके ऊपर शुगर ले रहे हैं, तो शुगर क्या करेगा, इसकी ग्रोथ को प्रमोट करेगा, इसके ग्रोथ को प्रमोट करेगा, क्योंकि शुगर जो है ना मीडियम प्रोवाइड करता है। तो आप एनवायरमेंट इस तरह, शुगर एक एनवायरमेंट है, तो आप एनवायरमेंट इस तरह प्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को बढ़ाए, और वहां टीथ में ऑलरेडी जो है ना वो फ्लेक्स पड़े हुए हैं, तो ये एक्टिव हो जाएंगे, दांतों को खराब करेंगे बिकॉज ऑफ दिस प्रोवाइडेड आर एनवायरमेंट, जो वो क्या कहते हैं ना, फीजिबल है उनके लिए, या वो कहते हैं कि ना कि मीडियम आपने प्रोवाइड किया उनके ग्रोथ के लिए, फेवरेबल एनवायरमेंट। अच्छा जी, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड। अच्छा जी, एजेंट फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस, क्राउडिंग, ओवर वेंटिलेशन, आपका एनवायरमेंट जो है ना बहुत, एक कमरे में 20-20 लोग रह रहे हैं। फॉर न्यूट्रिशन, ओके जी, फॉर न्यूट्रिशन, कंकरेंट डिजीज एंड लो इम्यूनिटी। अब होस्ट में क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, कोमॉर्बिडिटीज हैं, इम्यूनिटी लो है, तो ये ओवर क्राउडिंग से क्या होगा कि टीबी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली उनके अंदर जो है ना वो एक दूसरे के साथ कफ करेंगे, वो ट्रांसफर करेंगे, वो दाखिल हो जाएगा, या एनवायरमेंट से उनमें दाखिल हो जाएगा और इंटरेक्शन करेगा, इंटरेक्शन से फिर उनमें टीबी डेवलप होगी। Disease agent, biologic, infectious agent, insect and animal allergen, chemical, air pollutant, toxics, waste, pesticides, physical में noise, radiation, heat, cold and electricity, mechanical agents, exposure to chronic friction and other mechanical forces may result in crushing, tearing, sprain, dislocation and even death. ये आप देख सकते हैं जो ligament है, because of the mechanical agent, जो आपकी body movement है, मशीनों के साथ आप काम कर रहे हैं, बॉडी अलाइनमेंट आप सही नहीं रखते। सोशल में पॉवर्टी है, एक्सेस टू हेल्थ केयर है, सोशल आइसोलेशन एंड डिप्रिवेशन है। ये अगर आप देखें तो ये सोशल डिप्रिवेशन है, और उनका हेल्थ केयर सिस्टम को एक्सेस नहीं है, पॉवर्टी है। वेब ऑफ काजेशन, मैकमहोन एंड पग forwarded the theory of epidemiological web of causation, wherein the various factors, for example, hypercholesterolemia, smoking, hypertension, are like an interacting web of a spider. वेब ऑफ काजेशन का क्या मतलब, एक जाल फैला हुआ है, इसमें इधर से भी चीज है, उधर से भी है, और आपस में इसका जो है ना वो इंटरेक्शन होता है, एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं बहुत सारे, तो ये वेब ऑफ काजेशन है। अब इसकी जो है ना वो जो पिक्चर है वो मैं आपको दिखा देता हूं। Each factor has its own relative importance in causing the final departure from the state of health, as well as interacts with others, modifying the effect of each other. ये अगर आप देखें तो ये वेब ऑफ काजेशन है, एक दूसरे के साथ इनका इंटरेक्शन होता है। अच्छा, ये ओबेसिटी अगर आप देखें तो ये किस चीज के इंटरेक्शन में, ये हेरेडिटी भी हो सकती है, ये हार्मोन भी हो सकते हैं।
लेकिन साथ में ये डाइट की वजह से भी हो सकते हैं और ये फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से भी हो सकते हैं। इसी तरह जो स्ट्रेस है, अगर स्ट्रेस में लोग होते हैं तो वो स्मोकिंग शुरू कर देते हैं। स्ट्रेस में अगर होते हैं तो उनके हार्मोन ज्यादा रिलीज होते हैं। इसी तरह स्ट्रेस में होते हैं तो वो या डाइट खाते नहीं या बहुत ज्यादा खाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एंड सेम वाइज ये फिजिकल एक्टिविटी जो है वो आपके हाइपरटेंशन को भी डेवलप कर देता है। यही हाइपरटेंशन आपके हाइपरटेंसिव डिजीज मुस्तकिल आपको डिजीज पर्सन बना देता है। यही हाइपरटेंशन स्ट्रोक को भी डेवलप कर देता है। ये ओबेसिटी हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज कर देते हैं और जब हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज हो जाती है तो स्ट्रोक हो सकता है। इसी तरह ब्लड क्लॉटिंग इरेगुलरिटीज जो है ना वो आपका स्ट्रोक काज कर सकता है। ये ब्लड इरेगुलरिटीज आपको हार्ट डिजीज भी दे सकता है। इसी तरह हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज आपको हार्ट डिजीज दे सकता है और ये हाइपरटेंशन भी आपको हार्ट, तो एक दूसरे के साथ इसी तरह उनका ताल्लुक है। इसको वेब ऑफ कॉजेशन कहते हैं। अच्छा जी, द व्हील ऑफ causation। अब व्हील क्या है? व्हील थियरी। A medical knowledge advance and additional aspect of interest that came into play is the comparative role of genetic and the environment, that is extrinsic factors outside the host factors in causation of the disease. The triad as well as the web theory does not adequately cover up this differential. To explain such a relative contribution of genetic environmental factors, the wheel theory has been postulated. ये अगर आप देखें कि अंदर इंसान जो है ये व्हील है, वो तो आपका होस्ट है, ये इसके अंदर जीन्स है, तो जीन से ये वो तो बच नहीं सकता ना। अगर माँ बाप से आए हुए जीन है तो वो कैसे बचाएगा? वो अवॉइड तो नहीं कर सकता। इसी तरह फिर एक और व्हील में आपका सोशल है, ठीक है ना, एनवायरमेंट है, जिसमें आपका सोशल एनवायरमेंट है, बायोलॉजिकल एनवायरमेंट है, आपका फिजिकल एनवायरमेंट है। ठीक है जी, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, ठीक है, अंदर से होस्ट है, फिर एक और व्हील है, फिर एक और व्हील है। तो ये व्हील जो है, मतलब अगर अंदर से आप में जीन्स नहीं है तो एक व्हील को तो आपने कवर कर लिया, लेकिन बाहर जो व्हील है, आया वो आपका सोशल बायोलॉजिकल वो ठीक है कि ठीक नहीं है? अगर वो ठीक नहीं है तो जीन्स ने तो अपना काम छोड़ दिया, लेकिन बाकी चीजें आपको अफेक्ट कर रही है। So the theory de-emphasizes the agent as the sole cause of disease. The theory visualizes human disease in the form of a wheel, which has a central hub representing the genetic components and the peripheral portion representing the environmental component. अच्छा जी, एनवायरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये ह्यूमन बींग है, फिजिकल है, सोशल है और ये बायोलॉजिकल एनवायरमेंट है। लाइक एनी व्हील, द आउटर पार्ट एनवायरमेंटल कंपोनेंट हैज spokes, three in this model, and the environmental component in this divided into three subcomponents: physical, biological and social. Natural history of disease. Natural history of disease का मतलब ये है कि डिजीज कैसे डेवलप होती है, कितने अरसे में डेवलप होती है, साइन सिम्टम क्या होते हैं। ठीक है जी। So the term natural history of disease is a key concept in epidemiology. Natural history of disease refers to the uninterrupted progression of the disease process in an individual over time in the absence of intervention. So natural history refers to the uninterrupted progression of the disease process in an individual over time in the absence of intervention. जरासीम दाखिल हुआ, ठीक है जी, उसका इंक्यूबेशन पीरियड भी आया, साइन सिम्टम अपीयर हो गए, लेकिन इसके बावजूद आप कोई दवाई नहीं ले रहे हैं, तो यही जरासीम आगे बढ़ती जाएगी और फिर आपको डिसेबिलिटी और फिर डेथ की तरफ लेके जाएगी। तो ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज है। नॉलेज ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज इज इंपॉर्टेंट फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। क्यों जरूरी है? ताकि आप इससे डिजीज को कंट्रोल और प्रिवेंट कर सके। अच्छा जी, आफ्टर कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्शियस एजेंट देयर इज अ theoretical point at which the disease process may begin. Without medical intervention the process ends with either recovery, disability or death. तीन चीजें हो सकती हैं। ये अब आप देखें, ये स्टेज ऑफ ससेप्टेबिलिटी है। स्टेज ऑफ ससेप्टेबिलिटी मींस द पर्सन इज वीक, हैविंग लो इम्यूनिटी, पुअर है, एनवायरमेंट ठीक नहीं है, ये सारी चीजें स्टेज ऑफ ससेप्टेबिलिटी को शो कर रहे हैं। फिर आपका अगर एक्सपोजर होता है किसी जरासीम को, लेट्स से टीबी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो जरासीम दाखिल हुआ, पैथोलॉजिकल चेंज, स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल डिजीज,
यहाँ पर जरासीम अपना काम दिखाएगा, प्रोलिफरेट होगा, हाँ, आपको साइन सिम्टम अपियर नहीं होंगे, लेकिन एट सडन फिर क्या होगा, आंसर ऑफ साइन सिम्टम हो जाएगा। ये इंक्यूबेशन पीरियड खत्म होने के बाद आपके साइन सिम्टम अपियर होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद यूजुअल टाइम ऑफ डायग्नोसिस, फिर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको टेस्ट लिख के दे देता है, ठीक है जी, और डिजीज जो है ना वो डायग्नोस हो जाती है। तो स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज यहाँ पे जो है ना वो शुरू हो जाती है कि ये कौन सी बीमारी है, और फिर आखिर में अगर आप दवाई ले लेते हैं तो स्टेज ऑफ रिकवरी होती है, अगर दवाई नहीं लेते तो डिसेबिलिटी होती है, या फिर जो है ना वो डेथ की तरफ जाते हैं। Spectrum of disease, in some people however the disease process may never progress to clinically apparent illness. In other, the disease process may result in illness that ranges from mild to severe or fatal. This range is called the spectrum of disease. ठीक है जी। कभी कभार बीमारी ऐसी होती है ना, वो कहते हैं कि इसके अंदर जो है ना खुफिया बीमारी है, पता ही नहीं चलता, हम लेके जाते हैं और बीमारी जो है ना वो दिखाई नहीं देती, इसको हम स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज कहते हैं, ठीक है जी। So because the spectrum of disease can include asymptomatic and mild cases, the cases of illness diagnosed by clinician in the community often represent only the tip of the iceberg. ठीक है जी। The spectrum of disease can include asymptomatic and mild cases. For जैसे करियर को आपने देखा होगा, करियर हेपेटाइटिस बी और सी का करियर देखा होगा, वो डिजीज होता है, कभी कभार इनको साइन सिम्टम अपियर हो जाता है तो कभी वो बिल्कुल फ्री हो जाता है। उनको एक्चुअली जो है ना वो मेजर साइन सिम्टम नहीं होते, लेकिन अगर दूसरे बंदे रिस्क पे होते हैं उनको वो इजीली लग सकते हैं उनके बॉडी सिक्रीशन से। ये कहते हैं कि द केसेस ऑफ इलनेस डायग्नोस्ड बाय क्लिनिशियन इन द कम्युनिटी ऑफ्टन रिप्रेजेंट ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब ये है कि समुद्र में अगर बर्फ का गोला गुजर रहा है, वो टिप आपको नजर आता है, लेकिन बाकी जो बड़ा हिस्सा है वो पानी के नीचे होता है। तो ये कहते हैं कि जो मरीज डॉक्टर डायग्नोस करते हैं वो सिर्फ टिप के बराबर हैं, लेकिन एक्चुअली अगर आप उनका स्क्रीनिंग करें तो बहुत सारे लोग बीमार आपको नजर आएंगे। ये ऊपर वाला जो क्लिनिक में आते हैं, जो डायग्नोस होते हैं, वो सिर्फ टिप है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग बीमार हैं, लेकिन वो स्क्रीनिंग नहीं करवाते, इसलिए कि वो उसको हम स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज कहते हैं ना, कि उनमें वो एक्टिव साइन सिम्टम नहीं होते, इसलिए उनके डॉक्टर के पास नहीं जाते। Many additional cases may be too early to diagnose or may never progress to the clinical stage. ये भी एक वजह हो सकती है। Persons with inapparent or undiagnosed infection may be able to transmit infection to others. जैसे करियर हैं, such person who are infectious but have subclinical disease are called carriers. इसको कैरियर कहते हैं, करियर ना बल्कि कैरियर, लेके जाने वाला, डिजीज लेके जाने वाला। Iceberg of disease phenomenon. The iceberg phenomenon is the representation of disease burden of a community. Iceberg has two portions, tip of the iceberg and submerged hidden part. ये आप देखें, ये अगर पानी है, इसको आप देखें, ये ऊपर टिप है, लेकिन नीचे आप देखें कितना बड़ा है। इसी तरह ये आपको टिप नजर आ रहा है, ये डेथ है और ये डिजीजेज है, लेकिन ये नीचे वाला बहुत बड़ा पोर्शन जो बहुत सारे लोग बीमार है आपको नजर नहीं आते, या तो वो एक्टिव स्टेज ऑफ द डिजीज में नहीं है, या फिर वो कैरियर्स हैं जिसकी वजह से वो नजर नहीं आते। Iceberg of the disease phenomenon. The floating tip represent the clinically apparent cases, what the physician sees in his practice, clinical, hospital, etc. The clinically apparent cases represent only a small fraction of the total cases of disease in the community. The remaining large portion of the iceberg represent the mass of unrecognized disease in the community. For example, subclinical cases, carriers, undiagnosed cases, hidden from view of the general public or physician. आइसबर्ग कॉन्सेप्ट क्या है? ये जो है ना वो डेथ को, जो डेथ्स आपके सामने हो रही है, ये सीवियर डिजीज है, ठीक है जी, ये माइल्ड डिजीज है, ये इन्फेक्शन विदाउट क्लिनिकल इलनेस है, और ये एक्सपोजर विदाउट इन्फेक्शन। एक्सपोजर है लेकिन कोई इन्फेक्शन अभी तक नहीं हुआ। इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, वेरिएबल विच हेल्प्स टू मेजर चेंजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको हम कहते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या है? जो जाहिर करता है,
जाहिर करने वाली चीज को हम इंडिकेटर कहते हैं। तो हेल्थ के इंडिकेटर्स क्या हैं? द हेल्थ इंडिकेटर आर डिफाइंड एज दोज वेरिएबल व्हिच मेजर द हेल्थ स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल और कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स हैं, अगर बहुत ज्यादा लोग मर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहां पर लोगों की सेहत खराब है इसलिए मर रहे हैं। क्रूड डेथ रेट, life expectancy, infant mortality rate, child mortality rate, under 5 mortality rate, maternal mortality ratio, disease specific mortality, proportion mortality, etc. All these are mortality indicators. Morbidity indicator जो disease लोग हैं, incidence and prevalence, कितने लोग बीमार हैं, हाँ नए नए केसेस कितने आ रहे हैं और प्रेवलेंस कितना है, टोटल डिजीज लोग कितने हैं, ओपीडी अटेंडेंस रेट कितना है हॉस्पिटल में, एडमिशन हॉस्पिटल में कितने हैं, री एडमिशन एंड डिस्चार्ज रेट कितना है, बहुत सारे लोग रिकवर हो रहे हैं या वो इंडिकेट करता है कि हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है कि नहीं, ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन द हॉस्पिटल, अगर बहुत सीवियर डिजीज है तो हॉस्पिटल में स्टे ज्यादा होगा, एंड स्पेल्स ऑफ सिकनेस आर एब्सेंस फ्रॉम वर्क और स्कूल, और फिर स्पेल्स ऑफ सिकनेस आर एब्सेंस फ्रॉम स्कूल ऑफ वर्क, गैरहाजिरी काम से कितने, ये सारे इंडिकेट करते हैं आपके मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स हैं। न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर, anthropometric measurement of preschool children and prevalence of low birth weight, इसमें आप head circumference, abdominal, arm circumference ले लेते हैं, anthropometric measurement of preschool children, और उससे आपको अंदाजा होता है कि आया इनकी सेहत ठीक है कि नहीं है न्यूट्रिशनली। हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स, डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो, बेड नर्स रेशो, पॉपुलेशन बेड रेशो, पॉपुलेशन पर हेल्थ फैसिलिटी एटसेट्रा, ये हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स हैं। यूटिलाइजेशन रेट, इम्यूनाइजेशन कवरेजेस, एंटीनेटल केयर कवरेज, परसेंटेज ऑफ द हॉस्पिटल डिलीवरी, कॉन्ट्रासेप्टिव कितने लोग यूज कर रहे हैं, प्रेवलेंस कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट कितना है, बेड ऑक्यूपेंसी कितना रेट कितना है, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे इन द हॉस्पिटल कितना है, तो इसको हम यूटिलाइजेशन रेट कहते हैं कि लोग हेल्थ केयर फैसिलिटी को कितना यूटिलाइज कर रहे हैं। इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ, रेट्स ऑफ सुसाइड, वायलेंस, क्राइम्स, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ड्रग अब्यूज, स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन, ये सोशल और मेंटल हेल्थ को जो है ना वो इंडिकेट करता है कि लोग मेंटली ठीक है कि ठीक नहीं है। अगर क्राइम बढ़ रहे हैं, वायलेंस बढ़ रहा है, सुसाइड के रेट बढ़ रहे हैं, लोग ड्रग यूज कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो मेंटली ठीक नहीं है और सोशली भी वो आइसोलेशन में होते हैं, कोई उनको पसंद नहीं करते। Environmental indicator, proportion of population having access to safe drinking water and improved sanitation facility, level of air pollution, water pollution, noise pollution, etc. ये तमाम environmental indicators हैं। इसी तरह सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, आपकी मनी, मुल्क की जीडीपी कितनी है, जीएनपी कितनी है, डिपेंडेंसी रेशो कितना है, एक बंदे पर कितने लोग डिपेंडेंट है जो कमा के दूसरों को खिला रहा है, ये डिपेंडेंसी रेशो है। लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी का शरह कितना है, तो इसका मतलब है कि उस मुल्क की इकोनॉमी अच्छी नहीं है। लिटरेसी रेट कितना है, लोग एजुकेटेड हैं कि नहीं है, तालीम की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और फैमिली साइज कितना है, फैमिली साइज अगर बड़ा है इसका मतलब है कि उनको अवेयरनेस नहीं है, फैमिली साइज कम है इसका मतलब है कि उनको अवेयरनेस है। एंड थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें।